वेलकम बच्चों, स्टडी कैंपस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडी का। फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा फर्स्ट चैप्टर के, देन उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते ही पहली वीडियो बेटा सेकंड चैप्टर की। तो ध्यान से देखो और जो भी नोट्स आपको दे दिए गए हैं वहां से आप याद कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से आप अपने वीडियो को आराम से चैप्टर को समझो इस चीज को, ठीक है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर अपना। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट चैप्टर से जो क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कौन कौन से हैं। देखो वैसे तो बेटा सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं और सभी चैप्टर के टॉपिक सारे इम्पोर्टेंट है। डीपली सारी चीजें बेटा रीड करनी है, एक बार कम से कम रीड करो सारी चीजें, ठीक। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उनमें देखो कि कितने क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और कितनी बार आए हुए हैं। वही सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक्स रहते हैं, वही आपको याद करने होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बताऊं कि बेटा यहाँ से कौन से क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छे हैं जो आपको डेफिनेटली देखने चाहिए एक बार, तो बेटा वो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको जो लेके जा रहा हूँ बेटा 4 मार्क्स 4 नंबर में बेटा लेके जाऊंगा। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं बेटा वह है प्रबंध का महत्व, ठीक। और दूसरा है बेटा प्रबंध का जो मीनिंग है और प्रबंध एक कला के रूप में। ये एक इम्पोर्टेंट बेटा क्वेश्चन हो सकता है आपका। समन्वय को लेकर हमेशा से रहा जाता है बेटा, कहा जाता है ये टॉपिक है ही ऐसा। समन्वय एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो हमेशा हॉट क्वेश्चंस में ही रहा है और ये क्वेश्चंस कई बार आ जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। समन्वय का मीनिंग और इसकी विशेषताएं या प्रबंध का सार है समन्वय, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत हॉट क्वेश्चन है जो आपको नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग बेटा ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब अगर हम और भी कोई क्वेश्चन की बात करें तो देखो बेटा 6 नंबर के क्वेश्चन में बचे 6 नंबर क्वेश्चन है। प्रबंध की 4 विशेषताएं आ गई, समन्वय की 4 विशेषता आ गई, ठीक है। 2016 में आया हुआ है क्वेश्चन। मेरे अकॉर्डिंग तो बेटा यही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सारे टॉपिक फिर भी एक बार पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। और पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो, 4-5 सालों के, और देखो कि भैया कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। नॉर्मली तो आपको ये समन्वय के बारे में आएगा और प्रबंध की विशेषताओं के बारे में आएगा, ठीक। या प्रबंध एक कला है, विज्ञान है, या ये सारी चीज आ सकती है आपकी। मेन तो आपके ये क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो बेटा ध्यान रखना कि हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर, ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने जो प्रबंध के जो सिद्धांत दिए हैं ये आपके बेटा वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं कि फ्योल के कितने सिद्धांत थे और एफ.डब्ल्यू. टेलर के कितने सिद्धांत थे, और उनमें से 3-4 सिद्धांत आपसे पूछे भी जा सकते हैं। ये आपका वाइवा होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, साथ में आपका वाइवा भी होता है इसी में से। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सर पूछ लेते हैं वाइवा में, ठीक। अच्छा, अब अगर हम बात करें प्रबंध के सिद्धांत का मतलब क्या है, तो बेटा ध्यान रखो कि किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है, कुछ रूल्स होते हैं, उसी को हम सिद्धांत कह देते हैं, ठीक है। तो बिजनेस को करने का भी एक तरीका है जिसको हमने सिद्धांत का नाम दिया, एक रूल है जिनको हमने सिद्धांत का नाम दिया है। या टेरी के अकॉर्डिंग सिद्धांत एक आधारभूत कथन अथवा सत्य है। आधारभूत मतलब बेसिक, जो बेस होता है बेटा आपका फंडामेंटल, एक सत्य है जो विचार या कार्य का मार्गदर्शन करता है। और विचार या कार्य का मार्गदर्शन का मतलब होता है कि भाई बिजनेस को चलाना कैसे है, वो बताता है हमें। तो ये तो सारी चीजें तो बेटा आपके क्या कहते हैं, रूल्स से ही आपको पता चलती है, रूल्स रेगुलेशंस, राइट, ठीक है। ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आप ये वाली डेफिनेशन कई बच्चों को अच्छी लगती है तो आप हाँ बिल्कुल ये वाली लिख सकते हो, और चाहो तो ये वाली लिख सकते हो। प्रबंध के सिद्धांत निर्णय एवं प्रबंधकों के व्यवहार के लिए विस्तृत एवं सामान्य दिशा निर्देश होते हैं। दिशा निर्देश अगेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। किनके लिए बेटा, प्रबंधकों के व्यवहारों के लिए, ठीक। किस तरह से निर्णय लेना है, ये सारी चीजें। ओके, सो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, हटाओ इसे, ये जरूरी नहीं है। रीड कर लेना भले ही, लेकिन जरूरी नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है।
महत्व को हटा देते हैं। भैया महत्व क्या है, कुछ नहीं है, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ बेटा। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों बनाए जाते हैं बेटा, वो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि बिजनेस को आप अच्छे से कर सको, राइट, उसमें आप प्रॉफिट कमा सको भैया। और कोई भी इन फ्यूचर जो भी डिफिकल्टीज आपके सामने आएगी उसको आप सामना कर सको। अब रूल्स बनते कैसे है, देखो ये जो सिद्धांत बेटा बने वो ये है कि पुराने जो जमाने के जो लोग थे उन्होंने बिजनेस किया, उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम फेस करने को उनको मिली, तो उसके सोल्यूशन में उन्होंने कुछ रूल्स बना दिए कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको ऐसे डील करना है उस प्रॉब्लम के साथ, तो उसको हमने सिद्धांत का नाम दे दिया बेटा। अब अगर हम बात करें बेटा हेनरी फ्यूल के बारे में, पहली चीज तो ये, तो क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना बेटा। फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति हेनरी फ्यूल ने अपनी पुस्तक, अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटा कि जब आप ये सारी चीजें पढ़ते हो तो एग्जाम में नंबर लेके आने हैं, ये इस पर्पज से मत पढ़ा करो। आप पढ़ा करो ये सोच के भाई कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज आपको पता चलेगी, ठीक है। जब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी कि मैं कुछ नया सीखूंगा आज, तभी बेटा आपको ये सारी चीजें अपने आप याद भी हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर मत डाला करो हमेशा दिमाग के ऊपर आप कि मेरे को मार्क्स लाने ही लाने हैं, लाने हैं, ऐसे नहीं। फ्रांस के प्रसिद्ध उद्योगपति थे बेटा हेनरी फ्यूल, और उनकी एक पुस्तक थी जिसमें जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं बेटा। ये क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि भैया कितने सिद्धांत दिए हेनरी फ्यूल ने, तो क्या आएगा 14 सिद्धांत दिए थे, ठीक है। हेनरी फ्यूल की भैया शक्ल ही ऐसी है, फोटो कभी नहीं आएगी, केबीसी नहीं चल रहा कि फोटो देख के पहचानिए इंसान कौन है। खैर बाकी कुछ चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, हम सीधा यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रबंध सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हुए फ्यूल ने 2 बातों पर अधिक जोर दिया है। तो हेनरी फ्यूल ने जब सिद्धांत जब दिए थे तब 2 बातें उन्होंने जो बताई थी जिनके ऊपर उनका फोकस था वो ये था, पहला, प्रबंध के सिद्धांतों की सूची बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुझावात्मक होने चाहिए तथा केवल ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या की जानी चाहिए जो अधिकतर परिस्थितियों में लागू होते हो। मतलब ऐसे नहीं कि आपने लंबे चौड़े बहुत सारे सिद्धांत बना दिए, मेन आपका सिद्धांत ऐसे होने चाहिए जो व्यवहारिक हो, राइट, जो काम के हो, जो आवश्यकता जिनकी नहीं है उनको आप लेकर मत आओ तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है बेटा सेकंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट तो ये था कि उनका मेन मानना ये था कि भैया हमें वो चाहिए सिद्धांत जो व्यवहारिक हो, जो काम के हो, जो परिस्थिति के अकॉर्डिंग ढल जाए, लागू कर सके हम जिनको। दूसरा, प्रबंध के सिद्धांत कठोर नहीं होने चाहिए, लचीले होने चाहिए। कठोर का मतलब होता है लकीर के फकीर बन जाना। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे काम करना है तो ऐसे ही काम करना है, पेपर आपको पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है तो पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है, इसको बोलते हैं कठोर कर देना। जो सिद्धांत बनाए गए हैं बेटा वो उस टाइम के बनाए गए हैं जब उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। सिचुएशन चेंज होती है, समय में बदलाव आता है, उसके अकॉर्डिंग लोगों की इच्छाओं में बदलाव आता है और काम करने के तरीकों में बदलाव आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई सिद्धांतों को लोचशील बनाओ कि आवश्यकता पढ़ने पर अपने हिसाब से आप उसमें चेंजेस कर सको। तो उन्होंने जो सिद्धांत जो बनाए हैं बेटा 14 सिद्धांत, अब मैं आपको ऊपर से समझाऊंगा बेटा। आप नोट्स मैंने आपको दे दिए हैं, नहीं मिले तो मिल जाएंगे, वहां से आप याद कर लेना, ठीक है। बट अगेन बेटा ये आपको पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, इसलिए नहीं कि नंबर लाने हैं, इसलिए क्योंकि बेटा आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। ये बहुत आपके काम आ सकती है आने वाले टाइम में। तो पहला पॉइंट है बेटा कार्य विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसका मतलब क्या है भाई देखो, इसका मतलब था हेनरी फ्यूल का ये कहना था कि भैया कार्य विभाजन से हमारा तात्पर्य है कि एक बड़े काम को आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो और वो छोटा पार्ट काम का उस इंसान को दो जो उसके लिए योग्यपूर्ण है, जो उसमें रुचि रखता हो, जिसके पास उसकी योग्यता हो, ठीक है बेटा। तो उसको हम बोलते हैं कार्य विभाजन। तो कार्य विभाजन में 2 बातें आपको सीखने को मिलेगी। पहला पॉइंट कि बड़े काम को छोटे पार्ट में डिवाइड करो, और दूसरा काम क्या है बच्चे, दूसरा काम है कि वो जो छोटा पार्ट जो आपने किया है वो छोटा पार्ट उस इंसान को दो जो उसमें रुचि रखता है, जिसकी उसकी योग्यता है। अकाउंट्स का काम है आप एक ऐसे पर्सन को दोगे जिसने उसकी पढ़ाई की होगी, राइट। आप ऐसे इंसान को दे दोगे जो आर्ट से है और वो अकाउंटेंसी करे तो वो स्टार्टिंग में गलती करेगा। वो बात अलग है कि इंसान में दिमाग बहुत होता है तो धीरे धीरे सीख जाता है, बस में आपका टाइम खराब होगा, पैसा खराब होगा।
सेकंड पॉइंट बेटा अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अब यहाँ पे बेटा उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है यहाँ पे हेनरी फ्यूल ने कि भाई अधिकार उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि भाई अगर आप किसी इंसान को अधिकार देते हो तो साथ में उसको उत्तरदायित्व भी दो, मतलब अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, और अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है तो अथॉरिटी भी दो। मीन्स कि आपको अधिकार भी देना है, आपको उसका उत्तरदायित्व भी सेट करना है। अब एक आदमी को अगर जैसे नॉर्मली होता है पुराने जमाने में क्या कहते हैं, जो राक्षस जो होते थे वो पूजा पाठ करके वरदान मांग लिया करते थे, तो उनके पास अधिकार तो बहुत सारे आ गए, उनके पास ताकत तो बहुत सारी आ गई, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनकी, तो उनके मन में जो आता था वो करते थे। ऐसे ही अगर आप किसी अधिकारी को उसके अधिकार दे देते हो लेकिन उत्तरदायित्व नहीं देते तो वो अपने अधिकार का गलत फायदा उठाएगा। या फिर अगर आप किसी एम्प्लॉयज को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेट कर देते हो कि भैया आपको झाड़ू लगानी है, डेली यहाँ पे सफाई करनी है, लेकिन झाड़ू रखिए स्टोर रूम में और स्टोर रूम में लेने की उसको अधिकार नहीं है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करेगा वो। तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यू मीन की उत्तरदायित्व और अधिकार बेटा दोनों साथ साथ होने चाहिए। अब बात आ जाती है बेटा इसका पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट जो होगा अगर नहीं इसका पालन करते। हमेशा ध्यान रखो बेटा लक्ष्य प्राप्ति में सहायक और क्या कहते हैं लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होना, ये कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं जो आप यहाँ पे बोल सकते हो। कुशलता पूर्वक काम हो सकता है, अकुशल हो सकता है, ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी के बेटा सेम पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट याद कर लो सभी के। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट याद कर लो, बाकी कुछ इससे रिलेटेड भी आ जाता है, कर लो कि बेटा कोई बड़ी चीज नहीं है ये। ठीक है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था इस वजह से मैं आपको ये बता नहीं रहा। ठीक है, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें है, यूं कर लोगे चुटकी बजा के यार तुम भी। अनुशासन बेटा थर्ड जो पॉइंट है बेटा वो क्या है, अनुशासन। अभी तो हमने क्या पढ़ा बेटा, कार्य विभाजन, बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। दूसरा है बेटा अधिकार उत्तरदायित्व, और तीसरा बेटा अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं होगा तो बेटा बिजनेस में काम नहीं हो पाएगा टाइम से, ये ध्यान रखना। अनुशासन का मतलब क्या है मेरा, अनुशासन से मेरा मतलब है कि भैया टाइम से आना, टाइम से काम करना, टाइम से छुट्टी हो जाना। ठीक है, तो जितना काम दिया है वो काम करना, इसको बेटा अनुशासन, डिसिप्लिन। आप अपने स्कूल में भी देखो, अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, कोई बच्चा कभी भी स्कूल आ रहा है, अटेंडेंस लगवा रहा है अपनी, कभी भी जा रहा है, तो इस तरह से स्कूल चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। आपने ऑप्शन दे रखा है बच्चों को, आप चाहो जब मर्जी पेपर करवाओ, कोई रात के 10 बजे पेपर दे रहा है, कोई सुबह के 6 बजे दे रहा है, ऐसे काम नहीं होता बेटा। अनुशासन होना जरूरी है, जिसकी वजह से जो संगठन का जो काम है वो सफलतापूर्वक हो सके। आदेश की एकता बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आदेश की एकता से मतलब है कि बेटा एक समय पर कर्मचारी को सिर्फ एक ही अधिकारी से उसको ऑर्डर मिलना चाहिए, उसको आदेश मिलना चाहिए। आदेश का मतलब कमांड मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप ये देख लो कि ये एक मैनेजर है, ठीक है, और ये एम्प्लॉइज है, इसको कहाँ से मिला, इसी से ऑर्डर मिला सर, तो ये आराम से काम कर लेगा। इसको इससे मिला तो ये भी आराम से काम कर लेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे अगर हम इसकी बात करते हैं, ये कर्मचारी, इसको ये भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी ऑर्डर दे रहा है, अब ये यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, भैया किसका काम सबसे पहले पूरा करूं। ठीक, तो यहाँ पे अब या फिर ये कह लो कि इसने किसी काम करने के लिए बोला और इसने उसी काम को करने के लिए मना कर दिया। अब ऐसे में कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई करूं तो करूं क्या। ठीक है, इसी चीज को बेटा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी तरीके से। इसको बोलते हैं आदेश की एकता। इसका मतलब क्या था कि एक टाइम पर एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, नहीं तो वो भ्रमित हो जाएगा, वो अपना काम नहीं कर पाएगा। आदेश की एकता बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। आदेश की एकता और निर्देश की एकता दोनों ही बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ध्यान रखना। निर्देश की इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आदेश की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छा, निर्देश के बारे में क्या बोला हुआ है जरा वो देख लेते हैं बेटा एक बार। इसके अकॉर्डिंग आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर मान के चलते हैं बेटा कि किसी कंपनी में, शायद दिखाई दे रहा होगा ढंग से, किसी कंपनी में बेटा मान के चलते हैं कि 2 उत्पाद हो रहे हैं उत्पादन, जैसे स्कूटर और कार। तो इनका ये कहने का मतलब है, ये इसमें ये कहना चाहते हैं कि ऐसे में 2 डिपार्टमेंट बन जाएंगे, एक स्कूटर का बनेगा, एक कार का बनेगा। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक इंडिविजुअल अध्यक्ष होना चाहिए, या आप ये कह लो कि एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो इंडिविजुअली उसी सेक्टर को देखे बस।
अगर दोनों डिवीजन का अगर एक ही मालिक होगा या क्या एक ही प्रबंधक होगा तो वो दोनों ही काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। रीजन क्या है? देखो, स्कूटर का जो डिपार्टमेंट है उसकी एक अलग प्रॉब्लम है, उसके एक अलग मार्केट है। वैसे कार का एक अलग प्रॉब्लम है, कार की एक अलग मार्केट है। अगर एक ही आदमी अगर दोनों को संभालेगा तो मोस्टली चांसेस ये है कि वो दोनों ही ढंग से नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर आपको विशिष्टीकरण की तरफ जाना है, अगर आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना है तो आपको इंडिविजुअली आपको अलग अलग काम करना होगा। अगर एक ही इंसान सारे काम करने के लिए बैठेगा तो चांसेस है कि वो कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो निदेश की एकता का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है या 2 से ज्यादा बनाती है तो प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए, प्रत्येक उत्पाद के लिए उसको अलग अलग लेवल पे अध्यक्ष चाहिए होंगे। एक ही अध्यक्ष सारे के सारे डिपार्टमेंट को नहीं देख सकता। अब बात करते हैं बेटा छठे पॉइंट की तरफ। हम आ गए हैं व्यक्तिगत हित या सामान्य हित के अधीन। देखो भाई लिखा है साफ साफ, देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है। हित का मतलब हो गया आपका जो इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट है, मैं एक एम्प्लॉय हूं और मेरा इंटरेस्ट क्या है? ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा सैलरी लेना। लेकिन एक सामान्य हित होता है। सामान्य हित मतलब कंपनी का हित, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हित। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हित का मतलब क्या है कि भैया आपकी जो कंपनी है उसका मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना जाए ज्यादा, और मेरा मोटिव क्या है? सैलरी लेना। अब एक बात बताऊं, अगर मैं अपने लिए ही सिर्फ सोचता रहूं तो क्या मैं कंपनी के लिए काम कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। अब लेकिन अगर आप और दूसरे तरीके से सोचो कि अगर मैंने कंपनी के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो क्या मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं काम करता हूं कंपनी के लिए, कंपनी को मैं शिखर तक लेके जाता हूं, और मेरे जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं वो मेरे साथ में काम करते हैं और इस कंपनी को मार्केट में सबसे ऊंचे स्तर तक लेके चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ तो हमारी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो सामान्य हित मतलब कंपनी का हित, और उसके अकॉर्डिंग हमने अपने हित को भी पूरा कर लिया। और दूसरी बात क्या है बेटा, एक यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो इसमें ये दिया हुआ है कि अगर मैं एक मैनेजर हूं और मेरा बेटा कच्चा माल देता है, जो कच्चा माल मुझे चाहिए मेरी कंपनी के लिए, तो मैं अपनी कंपनी को चूना लगाने के लिए अपने ही बेटे से घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट महंगे दाम पे नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैंने अपने बेटे का तो फायदा करा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अपनी कंपनी का नुकसान करा दिया, और ऐसे में मेरी कंपनी का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा फ्यूचर में। क्यों? क्योंकि मैंने धोखा किया। तो इसलिए बोला गया है बेटा कि व्यक्तिगत हित को सामान्य हित के अधीन कर दो, कि भैया जो इंडिविजुअल जो आपका इंटरेस्ट है वो आपका कंपनी का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अगेन कहूंगा बेटा नोट्स आपको मिल गए हैं, नहीं मिले तो आपको सेंड कर देता बेटा, वहां से याद करना, यहाँ से आपको सिर्फ रीड करना है और कुछ नहीं करना बेटा। कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारी पारिश्रमिक का मतलब होता है बेटा सैलरी वैलरी देना, जो भी हम उनको इन रिटर्न देते हैं, जो भी उन्होंने काम किया है उसके बदले। कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए जो उन्हें कम से कम एक उपयुक्त रहन सहन का स्तर उपलब्ध करा सके। टीचर्स के बारे में या गवर्नमेंट जॉब में एक अलग बात है कि टीचर्स को सैलरी अच्छी मिलती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में टीचर की सैलरी इतनी अच्छी नहीं होती है। अब अगर टीचर की सैलरी अच्छी नहीं होगी तो वो पढ़ाएगा कैसे, राइट? क्योंकि दिमाग में ही अगर उसके फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है तो वो फिजिकली तो क्लास में है बट मेंटली वो अपने घर की प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है। तो बेटा एम्प्लॉयज को कम से कम इतनी सैलरी तो मिलनी ही चाहिए कि वो अपने नॉर्मल जो उसका लिविंग स्टैंडर्ड है वो उसको मेंटेन करके रख सके, इसलिए बोला गया कर्मचारियों को पारिश्रमिक। 7वां पॉइंट, और बेटा कर्मचारी पारिश्रमिक अच्छा नहीं होगा तो बेटा वो आपके लिए, कंपनी के लिए, संगठन के लिए काम नहीं करेंगे और ना ही वो उनके लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। 8वां पॉइंट बेटा हमारा केंद्रीय विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का बेटा मतलब क्या है वो समझ लो एक बार। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि सारे के सारे अधिकार एक ही व्यक्ति ने अपने पास रखे हुए हैं और जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसी व्यक्ति के द्वारा ही लिया जाएगा, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? केंद्रीकरण। क्या कहते हैं बच्चे? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि मैंने कुछ डिसीजन, जो मेन डिसीजन है वो मैंने अपने पास रखे, बाकी छोटे मोटे सारे डिसीजन मैंने अपने नीचे के स्तर के जितने भी लोग थे उन सभी को मैंने दे दिए। उन लोगों ने भी क्या किया, उन्होंने भी कुछ डिसीजन जो मेन थे उन्होंने अपने पास रखे, बाकी सारे डिसीजन अपने से भी नीचे वाले लोगों को दे दिए। इसे हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण। जब हम डिसीजन लेने की जो पावर होती है, जो अधिकार होती है, जब हम बांट देते हैं सभी लोगों के बीच में, हम उसको बोलते हैं बेटा विकेंद्रीकरण। और जब हम सारे डिसीजन लेने की जो पावर्स होती हैं वो सब अपने पास रखते हैं, सिर्फ सेंट्रलाइजेशन जिसे हम कहते हैं,
कि मतलब कि सेंटर पॉइंट सिर्फ एक है, उसी के पास सारी पावर है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। अब आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई केंद्रीकरण अच्छा है, विकेंद्रीकरण अच्छा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो कि भैया मैं हूँ किसी कंपनी का सीईओ या आप हो किसी कंपनी का सीईओ, और ऐसे में आपकी कंपनी में आपकी फैक्ट्री अलग अलग राज्यों में है, और मान के चलते आप दिल्ली में रहते हो, लेकिन आपकी जो एक बेंगलोर में जो फैक्ट्री है वहां पे किसी एम्प्लॉय को चाहिए छुट्टी। अब वो आपको फोन करके पूछेगा कि सर बताओ मैं छुट्टी ले लूं कल की। सोचो कितना ऑकवर्ड लगेगा, कितना अजीब सा लगेगा, भैया तुमने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया, राइट। अल्टीमेटली आपके मुंह से ये निकलेगा कि भाई छुट्टी चाहिए, छुट्टी ले ले, मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है। बट प्रॉब्लम ये है कि आपने सारी पावर अपने हाथ में रखी हुई है, केंद्रीकरण किया हुआ है आपने। इस वजह से क्या हुआ कि वो डिसीजन वहां के लोग नहीं ले सकते, वो आप ही को पूछेगा और आप ही डिसीजन लोगे। अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन ये है कि केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कुछ पावर आपको अपने पास रखनी चाहिए जो मेन पावर है, और बाकी सारे डिसीजन लेने की जो पावर है, जितने अधिकार है, वो आप सबको बांट दो, ठीक है। तभी आप काम आपकी जो कंपनी, आपका संगठन है, वो अच्छे से काम कर पाएगा बेटा। एक बेटा आ जाता है सोपान श्रृंखला, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा। गैंगप्लैंक करके बेटा इसमें एक समतल संपर्क करके एक रेखा है, वो भी इसमें एक इम्पोर्टेंट है। सोपान श्रृंखला का मतलब क्या है बेटा, जैसे अगर मान के चले GFED ऐसे करके ALM, ये सारे एम्प्लॉयज हैं, ये मालिक है, लेट्स सपोज ये मालिक है। अगर G को अगर बात करनी है N से, G कोई अधिकारी है, उसको N से N अधिकारी से बात करनी है, तो डायरेक्ट बात नहीं कर सकता सोपान श्रृंखला के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या होता है कि आपको बेटा लेवल पे जाना होगा, वो इसको बताएगा, वो इसको 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 फिर ये आंसर देगा, ये इसको बताएगा, इसको यहाँ पे बेटा इसको फिर पता चलेगा। अल्टीमेटली आप कहोगे सर ये क्या बेवकूफी हो रही है, भाई डायरेक्ट बात कर लो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन सोपान श्रृंखला हमें ये कहता है कि अगर आप किसी अदर डिपार्टमेंट, ये मान के चले ये एक अलग डिपार्टमेंट है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, और इस डिपार्टमेंट के इंसान को इस डिपार्टमेंट के लोग से बात करनी है, अधिकारी से बात करनी है, तो आपको इस तरह से चलना पड़ेगा, एक तरीके से जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि इसी के अंदर अगर दोनों डिपार्टमेंट के अगर सेम लेवल के अगर अधिकारी है, तो वो आपस में डायरेक्ट बात कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सबसे लोअर लेवल का अधिकारी है, ये अपर लेवल का थोड़ा अधिकारी है, इससे बात करेगा तो वो ऐसे उसको जाना पड़ेगा, ठीक है। अल्टीमेटली वैसे इसकी नेगेटिव पॉइंट मुझे ज्यादा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका मेन मोटिव ये भी है कि बेटा अगर इसमें और इसमें अगर बात हो रही है, तो ये सभी को पता भी तो होनी चाहिए कि बात चल क्या रही है, ठीक है। ओके, तो बेटा ये पॉइंट था बेटा सोपान श्रृंखला का। 10वां पॉइंट है बेटा हमारा व्यवस्था एवं क्रमबद्धता। व्यवस्था क्रमबद्धता का मतलब क्या है बेटा, ध्यान रखना। इसका ये कहने का मतलब है कि भैया सभी वस्तु जो है वो उचित स्थान पर होनी चाहिए, ठीक है, और वो अपने स्थान पर बनी रहे। ये भी आप ये कह लो कि वो जो स्थान है वो फिक्स हो कि भैया ये चीज यहाँ पे है। जैसे CA का जो कैबिन है भैया वो 3rd फ्लोर के कॉर्नर में है, राइट कॉर्नर में, और प्लस उस अधिकारी को वहां पे होना भी चाहिए। तो दो चीजें, एक तो स्थान वहां पे फिक्स हो, प्लस वो जो इंसान है वो वहां पे मिले, ठीक है। तो 2 पॉइंट बेटा यहाँ पे बोला है, व्यवस्था एवं क्रमबद्धता। अगर ऐसा नहीं होता, मान के चलो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझे CA से बात करनी है, मैं कैबिन पे गया, कैबिन में नहीं मिला, अब मैं ढूंढ रहा पूरे ऑफिस में, भाई CA ऊपर है, नीचे है, छत पे है, बालकनी से कूदी मार गया, कहाँ गया वो, राइट। इस तरह मतलब क्या हुआ कि बेटा आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा समता, इक्विटी। अब देखो इसका मतलब क्या है बेटा, वो मैं आपको समझा देता हूँ जरा। समता का मतलब क्या है, ध्यान रखना। समता से मेरा मतलब क्या है, प्रबंधकों को अपने अधीनस्थों के साथ जितना संभव हो निष्पक्षता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ताकि उनमें कार्य के प्रति समर्पण भावना विकसित हो। उदाहरण के लिए एक श्रमिक एक दिन में 10 इकाइयां माल की तैयार करता है, एक दूसरा श्रमिक जो कि प्रबंधक का रिश्तेदार है 8 इकाइयां तैयार करता है, और दोनों को बराबर मजदूरी दी जाती है। बड़ा गलत बात है या नहीं है, पहले बताओ। यह समता के सिद्धांत का उल्लंघन है। दूसरे श्रमिक को पहले से कम मजदूरी प्राप्त होनी चाहिए, मतलब इक्वालिटी दो सभी को। आप ये मत देखो कि वो आपका सगा है तो आपने उसको ज्यादा बेनिफिट दे दिए, वो आपका सगा नहीं है तो आपने उसको बेनिफिट कम दे दिए। कोई एम्प्लॉय अगर लेट आता है तो उसको अगर आपको डांटना है तो आप प्रॉपर तरीके से सभी को देखो, रूल्स आर रूल्स, रूल्स सभी के लिए सेम होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से उल्लंघन करते हो, किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हो, किसी और के साथ दूसरा व्यवहार करते हो,
तो बच्चे अल्टीमेटली होगा क्या यहाँ पे, अल्टीमेटली यहाँ पे जो कर्मचारी होंगे उनके बीच में बेटा हीन भावना उत्पन्न होगी, और फिर अगर कर्मचारियों के बीच में हीन भावना उत्पन्न हुई तो समन्वय ऐसे में बिगड़ जाएगा बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कर्मचारियों में स्थायित्व। बेटा कर्मचारी स्थायित्व का मतलब क्या है, कर्मचारियों के मन में कभी भी ये बात नहीं होनी चाहिए कि भैया उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, या आप ये कह लो कि सिक्योरिटी उनके मन में होनी चाहिए कि भैया हाँ मेरी जॉब यहाँ पर परमानेंट है, आप मेरे को जॉब से यहाँ से नहीं निकालेंगे। जिस इंसान के, जिस कर्मचारी के मन में ये बात होगी कि भाई आज नहीं तो कल मुझे जॉब से निकाल देंगे, या 1 महीने बाद मैं क्या करूंगा, वो उस संगठन के लिए दिल से काम नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पे श्योरिटी देनी चाहिए एम्प्लॉयज को कि भैया आपका स्थायित्व यहाँ पर है, आप कुशलता पूर्वक काम करते रहे, आप कहीं पर नहीं जाएंगे, यहाँ से हम आपको जॉब से नहीं निकालेंगे। अगर ये वाली सिक्योरिटी अगर आपने उसके मन में दे दी तो वो पूरा प्रबंध के लिए, वो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो दिल से काम करेगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पहल क्षमता, इनिशिएटिव। अब इसमें क्या होता है, देखो अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी नए लेकर आने हैं या कोई भी चेंजेस करने हैं, तो जो बड़े प्रबंधक जो होते हैं वो नीचे के लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो वो सारी पॉलिसी जो भी लागू हो रही है वो नीचे काम करने वाले लोगों के ऊपर ही हो रही है। अगर मान के चलो कि आपके ऊपर कोई रूल्स अगर आता है और आपसे बिना पूछे अगर आपके ऊपर वो थोप दिया जाता है, तो ऐसे में आपको कैसा फील होगा, राइट। अल्टीमेटली वही हीन भावना दोबारा उत्पन्न होगी इस चीज को लेकर कि भैया चेंजेस कर दिए बट हमें बताया भी नहीं और इवन हमारी कंसेंट भी नहीं ली, राइट। सो ऐसे में यहाँ पे बताया गया है भैया पहल क्षमता का कि कर्मचारियों के बीच में एक ऐसा फ्रेंडली नेचर क्रिएट कर दो कि भाई जो कर्मचारी है वो अपने सुझाव दे सके आपको कि भैया क्या जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या हमें लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, उससे क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। जब आप दो तरीके से बातें करते हो कि भाई आपने बदलाव लाने से पहले आपने बातचीत कर ली कर्मचारियों से, आपने उनको इनिशिएट किया कि भैया आओ बताओ मुझे सुझाव दो, हम ये करना चाहते हैं, कितना सही रहेगा। तो ऐसे में क्योंकि जब कर्मचारियों ने खुद बातचीत करके उसको हामी भरी है उस चेंजेस के लिए, तो आगे आने वाले टाइम में वो उसका विरोध भी नहीं करेंगे, राइट। लास्ट है बेटा सहयोग की भावना। अब सहयोग की भावना का बेटा मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी ऊपर बोला था कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट आपको बेटा बनाना पड़ेगा कि जिसमें आप पूरी टीम लेकर चलोगे। अब सहयोग की भावना का मतलब क्या हो गया कि भाई आप एक दूसरे की मदद करोगे, आप एक दूसरे की बेटा हेल्प करोगे, उसे हम क्या बोलते हैं सहयोग की भावना उत्पन्न करना। जब कोई टीम लीडर ये कहता है कि मैंने ये करके दिखाया, तो अल्टीमेटली वो उसका ईगो दिखाते हैं कि जबकि देखा जाए तो काम तो पूरी टीम ने किया था। उसकी जगह अगर वो ये बोले कि ये काम हम सबने किया है, तो अल्टीमेटली उस टीम का एक एक इंसान बहुत खुश होगा। इससे टीम भावना उत्पन्न होती है। इससे नेक्स्ट टाइम जब हम काम करने के लिए उतरेंगे मैदान में, तो हम बहुत अच्छे से काम करेंगे। उसको बोलते हैं टीम। तो टीम में बेटा ये बोला गया है सहयोग की भावना उत्पन्न करना। बेटा कर्मचारियों में टीम भावना के विकास का प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा करने के लिए प्रबंधक को अधीनस्थों से वार्तालाप के दौरान मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए प्रबंधक को अधीनस्थों के सामने हमेशा यह कहना चाहिए कि हम यह काम करेंगे, न कि मैं ये काम करूंगा। प्रबंधक के इस व्यवहार से अधीनस्थों में टीम भावना का संचार होता है। वैसे कहने का मोटिवेशन आती है बेटा लोगों के अंदर कि हमारा जो नेता है, हमारा जो लीडर है वो हमसे इतना प्यार करता है। फ्योल ने अपने प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रबंध का संबंध मानव से होने के कारण इसमें कुछ भी अंतिम नहीं कहा जा सकता। मतलब ये अब बेटा अब फाइनल नहीं है सिद्धांत, इसमें ऊपर नीचे गुंजाइश है। किन सिद्धांतों को किस समय और किस परिस्थिति में कितनी मात्रा में प्रयुक्त किया जाए, यह प्रबंधक के अनुभव, कुशलता एवं निर्णय शक्ति पर निर्भर करता है। अतः फ्योल द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों में लोचशीलता का तत्व विद्यमान है। तो भैया हेनरी फ्योल तो हमें कह ही रहे कि भैया जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे जो सिद्धांत है, 14 सिद्धांत जो हमने दिए हैं वो कठोर नहीं होने चाहिए, उसके अंदर हम फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आएंगे। लोचशीलता शामिल है, उसको किस तरह से यूज करना है, कब यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है, ये प्रबंधक अपनी सूझबूझ अपनी समझदारी से खुद तय करें। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा टॉपिक फ्योल के सिद्धांत। 14 सिद्धांत है बेटा, ध्यान रखना। और
अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम वैज्ञानिक प्रबंध की सिद्धांत पद्धतियां बेटा ये हम कवर करेंगे। ठीक है बेटा, ये कवर करेंगे। देन फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट। ठीक है, चलो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, ये सारी चीजें पढ़ लेना, नोट्स में से याद कर लेना बेटा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल चैप्टर जैसे खत्म होगा वैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा आपको। ठीक है, वहां से करेंगे।